क्लास 8 उनका व्याकरण कल पढ़ाया गया था। उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था लिपि तक, भाषा और लिपि बता दिया गया है। अब अगली हेडिंग आती है बोली। ये है बोली। ये शब्द है बोली, ये हेडिंग है। क्या चीज है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। जो भाषा होता है हर प्रांत की, हर जगह की, उस भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है, क्षेत्रीय रूप का अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में जो बोली जाती है, जो उसका रूप होता है, उसको बोली कहते हैं। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसको बोली कहा जाता है। बोली जो होता है एक सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। एक उसका दायरा होता है, एक क्षेत्र होता है, उसी दायरे के अंतर्गत एक सीमा में बोला जाता है। बोली को हम भाषा की आरंभिक अवस्था भी कह सकते हैं। बोली जो होता है हमारी भाषा का सबसे प्राथमिक, सबसे पहला स्टेज या अवस्था मानी जाती है, सबसे पहला स्टेज होता है। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं किया जाता है। जो बोली होती है सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे भोजपुरी है, यह आपकी एक बोली है, तो यह सरकारी कामकाजों के लिए नहीं है। एक सीमित क्षेत्र, एक दायरे में ही वो बोली जाती है। अगर वह भोजपुरी आप चले जाएंगे कहीं अन्यत्र जगहों पर, तो वह आपकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, आपकी बोली को नहीं समझ पाएंगे। ठीक ना? यह बोली में साहित्य की रचना भी नहीं होती है। अगर जो साहित्य लिखा जाता है उसमें भी इसकी रचना नहीं होती है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है बोली का। मैथिली ये बोली है, हरियाणवी एक प्रकार की बोली है, राजस्थानी है, अवधी है, भोजपुरी, कन्नौजी, बुंदेली, पंजाबी, मगधी, ब्रजभाषा, यह हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। ये बोलियां हैं। यह एक सीमित क्षेत्र में, जिसे हरियाणवी हरियाणा में ही वह बोली को समझा जा सकता है। भोजपुरी जैसे आपका है ज़्यादा से ज़्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश। इसी तरह बोलियों में कुछ साहित्य थोड़ा बहुत रचा गया है। तुलसीदास, कवि तुलसीदास ने एक रचना किया था रामचरितमानस का। उसमें थोड़ा बहुत अवधी भाषा, अवधी बोली का उसमें समावेश किया गया है। जो रामचरितमानस है तुलसीदास का जो लिखा हुआ, उसमें अवधी भाषा, अवधी बोली का कुछ समावेश कर दिया गया, अवधी बोली उसमें कुछ डाला गया है। मलिक मोहम्मद जायसी थे, इन्होंने रचना किया था पद्मावत का। मलिक मोहम्मद जायसी एक पद्मावत की रचना किए थे। उस पद्मावत में भी थोड़ा बहुत अवधी भाषा, अवधी बोली का प्रयोग किया गया है। इसी तरह सूरदास ने रचना किया था सुरसागर का। सूरदास ने सुरसागर की रचना किए, उसमें ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा, क्योंकि सूरदास ने कृष्ण भक्ति प्रेमाश्रय शाखा के कवि थे, तो उसमें सुरसागर में ब्रज भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा, ब्रज बोली का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया गया है। इसी तरह विद्यापति हैं, विद्यापति ने पदावली रचना किया और उसमें मैथिली बोली का समावेश कर दिया उन्होंने, उसमें डाला है कुछ मैथिली भाषा का, बोली का। ठीक ना? उसी तरह इसके बाद आता है, बोली के बाद आता है व्याकरण। ये आपके लेसन में है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं?
जो भाषा का शुद्ध ज्ञान, भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान महती आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है। अगर भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें व्याकरण पढ़ना जरूरी है, व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर व्याकरण सही नहीं है तो आप शुद्ध ज्ञान भाषा का नहीं हो सकता है। जिस प्रकार हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने नियम पालन करना आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण के कुछ नियम हैं। उन नियमों का ज्ञान प्राप्त करना, उनका पालन करना नितांत आवश्यक है। इस तरह हम इसको परिभाषित कर सकते हैं व्याकरण को, कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसे शुद्ध रूप देने में पढ़ने, लिखने व बोलने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के प्रयोग, उनके नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उसे शुद्ध रूप से, शुद्ध ज्ञान के लिए शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने व बोलने का ज्ञान प्राप्त कर सकें। यह व्याकरण है, ठीक ना। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने के लिए बोलने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। इस तरह व्याकरण को परिभाषित किया जा सकता है। अब व्याकरण के अंग कितने हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग। व्याकरण के 4 अंग। व्याकरण के अंग, इसके कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है पद विचार और लास्ट होता है वाक्य विचार। वर्ण माने तो जानते होंगे सभी लोग, शब्द, वर्ण, अक्षर, वर्ण, अक्षर। तो वर्ण विचार होता है पहला, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है पद और चौथा होता है वाक्य। ये 4 प्रकार के वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार 4 प्रकार के होते हैं इस व्याकरण के अंग। इनको लेकर के चलेंगे तो व्याकरण का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। तो वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों का उच्चारण, वर्णों का आकार प्रकार, सुडौल, किस तरह से वर्ण होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए। वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण भी होता है, वर्गीकरण तथा संधि व संयोग। संधि का मतलब उसमें जुड़ा, क धन म धन ल, इस तरह है ना। तो वर्गीकरण और संधि व संयोग आदि का अध्ययन किया जाता है वर्ण विचार के अंतर्गत, ठीक ना। कि वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के आकार प्रकार, उच्चारण, वर्गीकरण, संधि व संयोग आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। तो वर्ण विचार भी जरूरी है हमारे व्याकरण को शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसी तरह आता है शब्द विचार। शब्द, जैसे कई वर्ण मिला देंगे तो क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा। क अकेला है तो केवल एक वर्ण है, क और ल लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो एक क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। तो वर्ण विचार के बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका शब्द विचार। तो इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, शब्द के कितने भेद हैं,
शब्द की रचना कैसे हुई है, उसका व्युत्पन्न कैसे हुआ है, इस का उल्लेख किया जाता है शब्द विचार के अंतर्गत। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, शब्दों की रचना तथा उसकी उत्पत्ति आदि का उल्लेख शब्द विचार में आता है। अब आता है पद विचार, पद परिचय। एक एक शब्द का उल्लेख करना, पद और पदों के भेद, जितने उसमें पद हैं उनके भेद कितने हैं, उसकी रचना कैसे हुई है, इसका विचार पद विचार के अंतर्गत आता है। और लास्ट है वाक्य विचार। वाक्य क्या है? वर्ण, शब्द, पद तीनों मिल जाएंगे तो एक आपका वाक्य बनेगा। कई शब्दों व पदों के मेल से बनने वाले जो पूरा होगा वह सेंटेंस, जो वाक्य, वह वाक्य बनेगा, जिसका शुद्ध शुद्ध अर्थ निकलता हो, सार्थक अर्थ बनता हो। इसके अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, उनसे संबंध, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग, आदि का अध्ययन हम वाक्य विचार के अंतर्गत करते हैं। ठीक है ना? अब आपके बुक में अभ्यास कार्य दिया हुआ है। ये बुक में दिया हुआ अभ्यास कार्य, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न पहला दिया है, ध्वनि को लिखने के निर्धारित चिन्हों को कहते हैं। दिया स्वर, व्यंजन, लिपि, वर्ण। ठीक ना? इसको अभी पढ़ा दिया गया है सब लोग। ये बहुविकल्पी और अति लघु में दिया हुआ है, सही विकल्प के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट दिया है लघु उत्तरी में निम्नलिखित भाषाओं के सामने उसकी लिपि लिखिए। संस्कृत का, देवनागरी, उर्दू, इस तरह सबका दिया, मराठी काम में है, पर कल का बताया भी है लिपि, इसके सामने लिपि लिखेंगे। ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा का तीन तीन तो एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना है, इसको भी आप बखूबी कर लेंगे। और प्रश्न में दिया हुआ है भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, कल का इसका हमने परिभाषित करके आपको बताया भी है। भाषा और बोली में अंतर क्या है, भाषा और बोली, बोली दिया हुआ भाषा का को पहले परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद बोली की परिभाषा दोनों लिख करके दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक ना? इतना आप लोग कर लेंगे, शेष अगले दिन बता दिया जाएगा। थैंक यू।